नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और स्वागत है आपका सत्ता के महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज वो दिन आ गया है जिसका सभी को इंतजार है और सुबह से काउंटिंग जारी है। ईवीएम के बाद अब यहां पर जिस तरीके से खुलने के बाद आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें इंडिया गठबंधन बढ़त के साथ यहां पर मजबूती से बीजेपी को टक्कर देते हुए दिख रहा है। हालांकि एनडीए को अभी फिलहाल जो है बढ़त मिलती हुई दिख रही है और आंकड़ों के हिसाब से, रुझान के हिसाब से एनडीए सरकार बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर इस बार एनडीए को दे रहा है और ये शुरुआती रुझान है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए भी इस बार खुशी की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। मौका यहां पर इंडिया को भी मिल रहा है, गठबंधन को, कि वो भी खुशी मना सके। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों पर काउंटिंग जारी है और ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के काउंटिंग से जुड़ी हुई ये सामने आ रही है बड़ी अपडेट। जानकारी मिल रही है कि हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस बार हरियाणा में बड़े उलटफेर के संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, अरविंद शर्मा पीछे, जबकि गुरुग्राम से राज बब्बर आगे चल रहे हैं, राव इंद्रजीत पीछे चल रहे हैं। हरियाणा में बड़े उलटफेर की संभावना इसलिए क्योंकि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे थे कि 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन ये रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस इसमें आगे चल रही है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं और अरविंद शर्मा पीछे हैं। पिछली बार 2019 में अरविंद शर्मा यहां पर 7500 वोटों से जीते थे। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार क्या दीपेंद्र हुड्डा उसे कवर कर लेंगे? फिलहाल के रुझान में दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। और लगातार खबर फास्ट पर चर्चा जारी है नतीजों पर, और उससे पहले आपको दिखाते हैं, चर्चा में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं। दिल्ली से बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारी संवाददाता प्रियंका राय इस वक्त मौजूद है। किस तरीके का काउंटिंग के बीच वहां पर माहौल है वो देखिए। इस वक्त मैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद हूं। आपको दिखाई दे रहा किस तरीके से यहाँ पर शंखनाद किया जा रहा है और उसके साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने अभी, अगर शुरुआती रुझानों की बात करें, फर्स्ट काउंटिंग की बात करें, तो बीजेपी पकड़ बनाए हुई है, ज्यादातर सीटों पर लीड कर रही है और जश्न का माहौल बीजेपी मुख्यालय में सुबह से ही दिखाई देने लगा है। जिस तरीके से आपको नजर आएगा, कार्यकर्ता जो है वो काफी जोश के साथ, उमंग के साथ बीजेपी मुख्यालय के बाहर नाचते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में बैनर है जिसमें लिखा हुआ है कि जो राम को लाए हैं उनको जनता लेकर आएगी, क्योंकि इस बार में चुनावी जो मुद्दा रहा उसमें राम मंदिर का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण रहा और आम जनता के बीच भी नेता राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पहुंचते हुए नजर आए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो भक्ति है और जो विश्वास है वो दोनों ही दिखाई दे रहा है और दोनों ही उमंग और खुशियों के साथ लबालब दिखाई दे रहा है। और आपको ये नजर जरूर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुबह के समय ही जो है आनंद के साथ उत्सव को मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि इस बार भी 400 पार वो करने वाले हैं और आज शाम तक जब नतीजे साफ होंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि उनकी जो कथनी थी, यानी कि 400 पार, वो कितने प्रबल तरीके से सिद्ध हो पाई है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। तस्वीरों में लोग इतने खुश नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफी उत्सुकता के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टैचू है वो भी आपको नजर आएगा। काफी दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैचू के बीच में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आरती की थाल भी लेकर आए हैं और उसके साथ ही साथ भगवान की तरह उनको पूज भी रहे हैं। तो आपने देखा होगा क्या कारण है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इतना भव्य स्टैचू लेकर पहुंचे हैं। आरती आज मोदी जी के कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कार्यशैली, इनकी निष्ठा, इनकी सामर्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं पूजनीय है, सराहनीय है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पे ले जाना है और मोदी जी का ये लक्ष्य इस बार की जनता ने वोट करके साबित कर दिया है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, देश की जनता आपके साथ है, आपके हाथों को, कंधों को पूरे तरीके से हम लोग मजबूत करेंगे। कहाँ से आए हैं? दिल्ली के ही हैं या बाहर से आए? बाहर से, मैं हाजीपुर लोकसभा से हूँ, बिहार वैशाली से साइकिल यात्रा करके लगभग 3 महीने में हमने कम से कम 50 लोकसभा में गया। उसी समय आवाज हुआ था कि देश की जनता कहीं ना कहीं इस बार जो वोट कर रही है वो भारत का मान सम्मान के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए इस बार का जो वोट हुआ है वो कहीं ना कहीं जातिवाद और धर्म से
ऊपर उठ के खास इसमें भागीदारी जो है महिलाओं की काफी है, क्योंकि जो जिस तरह से महिलाओं का जीवन जो पिछले 70 साल से कष्टमय था, मोदी जी ने 10 सालों में महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाया है। चाहे वो शौचालय योजना के माध्यम से हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को जो खाते में पैसे जा रहे हैं, तो काफी सभी लोग खुश हैं और मोदी जी के गारंटी पे पूरा विश्वास है इस बार। देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम काज को गिना दिया और कहा कि मोदी जी की योजनाओं पर लोगों को भरोसा है, लोगों को गारंटी है और यही गारंटी जो है वो वोट में तब्दील होगी और इसी गारंटी के साथ जो विजयी होने की बात है वो प्रधानमंत्री को मिलेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। तो ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर नतीजों से पहले ही रुझानों के आधार पर ही जश्न का माहौल बन चुका है और प्रधानमंत्री के कटआउट को लोग पूज रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त बड़ी अपडेट नतीजों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यूपी में भी बड़े उलटफेर की संभावना इस बार दिख रही है। सपा और कांग्रेस गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी 37, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये इस वक्त की बेहद अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से। देखिए, कहते हैं कि यूपी से होकर दिल्ली की सत्ता तक रास्ता पहुंचता है, क्योंकि 80 सीटें यहां पर हैं और बीजेपी की तरफ से इस बार तो सभी सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। लेकिन ये बड़ी खबर इस बार बड़े उलटफेर की संभावना जता रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 43 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। यह आंकड़ा ही इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है। आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। और हरियाणा पर हम बात करेंगे। हरियाणा में 10 सीटों पर काउंटिंग जारी है और 10 सीटों में अगर हम देखें, हालांकि एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि 7 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। लेकिन अब जब सुबह से हरियाणा से रुझान सामने आ रहे हैं तो उसमें यहां पर बीजेपी की तरफ से हालांकि कुछ सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। इंडिया 4 सीटों पर आगे चल रहा है हरियाणा में और एनडीए 6 सीटों पर आगे चल रही है। और हालांकि अभी रुझान इनमें आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तब्दीली होती जाएगी और ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। तो हरियाणा में आखिर क्या होने वाला है? हालांकि रुझान जो है उलटफेर की संभावना यूपी की तरह ही हरियाणा में भी दिखा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस बार हरियाणा में क्या रहने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता विनय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जेजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता अजय चौधरी और इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत स्वागत करती हूँ खबर फास्ट पर हमारे इस खास चर्चा में। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरियाणा की बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, सिरसा से अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं, कुमारी शैलजा यहाँ से जो है आगे चल रही हैं। तो इस बार हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा के पास सबसे पहले जानना चाहेंगे। राकेश जी, 10 की 10 सीटें 2019 में जीती थी, क्लीन स्वीप किया था, इस बार भी इसी तरीके का दावा आपकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन रुझान उलटफेर की संभावना जता रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रीति जी, सभी खबर फास्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी 10 बजे का समय हुआ है। आप देखना भी रुझानों में बहुत बदलाव आने वाले हैं। थोड़ा समय तो दीजिए इंडी गठबंधन के लोगों को जरा खुश होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हरियाणा के भी, और जैसा कि आप यूपी का भी जिक्र कर रही थी, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, फिर देखते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। नहीं, अब तक तो बीजेपी कांग्रेस को टक्कर में ही नहीं मानती थी, एक तरफा मुकाबला आप लोग बताते थे, 10 सीटों का दावा करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, टक्कर मिल रही है ना आपको? नहीं देते आप, अगर आप इनको थोड़ा खुश नहीं होने देंगे फिर ये आप पर आरोप लगाने शुरू कर देंगे, ये आप पे आरोप लगाने शुरू कर देंगे कि भाई रुझानों में भी ठीक है। तो थोड़ी देर की उनकी खुशी में आप खुश हैं? आप खुश हो रहे हैं क्या? इंडिया गठबंधन की थोड़ी देर की खुशी में आप खुश हो रहे हैं क्या?
आप प्रीति जी समझिए, अभी शुरुआती रुझान है, 10 बजे का समय है, नहीं फिर ये ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ये आप बताइए देखिए ना, अभी धीरे थोड़ी धीरे देर की जो खुशी है आप उसमें काउंटिंग खुश हो रहे हैं? पहला दूसरा राउंड है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ठीक है ना, आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बन रही है, लेकिन जो नारा आप देते थे, हरियाणा में भी 3 महीने बाद चुनाव है, आप देखना हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। ठीक है, ठीक है, अभी रुझान शुरू हुए हैं, अभी रुझान शुरू हुआ, आप देखना तो सही। ठीक है सर, आप भी यहीं बैठे, हम भी यहीं बैठे हैं और आज सारे दिन इसी पर चर्चा करनी है। ठीक है, ठीक है, आज सारे दिन इसी पर चर्चा रहेगी। ठीक है, कमलेश सांडा जी कह रहे हैं थोड़ी देर की खुशी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए खुश हो जाइए, जीत तो बीजेपी ही रही है। चलिए कमल जी, आपका मैं रुक करूंगी, इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी अपनी दोनों सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी यूपी में 7 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी यूपी में 28 सीटों पर आगे चल रही है। रामपुर में सपा के मोहदुल्ला नदवी 6500 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 1462 वोटों से आगे चल रहे हैं। मछली शहर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो यूपी में भी बड़े उलटफेर की यहाँ पर संभावना दिख रही है। कमल हांडा जी, थोड़ी देर की खुशी है क्या ये जो रुझान है? सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। जब ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे लगता है हिल गए हैं ये लोग, दिमागी तौर पर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले चरण के रुझान आते ही उनकी भाषा में कैसा परिवर्तन हुआ वो हमने नहीं, देश ने भी देखा है। पहले टोटी से शुरू हुए, मंगलसूत्र से शुरू हुए, भैंस से शुरू हुए, करते करते हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से शुरू हुए। एक दिन कहते हैं कि जी मैं तो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं हूं अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा, अगले दिन फिर हिंदू मुसलमान शुरू कर देते हैं। और सबसे घटिया बात तो ये हुई कि कहा कि मुजरा, कमाल कर दिया, एम से मोदी, एम से मुजरा, एम से आपकी मर्यादा नहीं है आप में, एम से मछली, एम से मटन, एम से मुसलमान, एम से मुगल, सारे शुरू हो जाते हैं। तो हमारी खुशी जो है हम थोड़ी देर के लिए नहीं है, इस बार आप खुश हो लें। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे नहीं पता था जिस तरह की कि सरकार केंद्र में आई पिछले 10 साल से है, जो भ्रष्ट सरकार है, चंदा चोर पार्टी भी है और हरियाणा में भी अल्पमत में है, तो वो जो है ये बात करती है कि हाँ हम मतलब 401 का तो इन्होंने चला ही रखा था ना, सारे टीवी चैनल्स पर चला रखा था इन्होंने कि 400 पार 400 पार 400 पार, लेकिन 3-4 रुझानों के बाद इनके वो डायलॉग बंद हो गए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता था हमारे देश में इतने जयचंद भरे पड़े हैं। जैसे ही भ्रष्ट सरकार आई, झूठ बोलने वाली आई, कितने सारे जयचंद जो है उनकी मशरूमिंग हो गई हमारे देश में। जैसे ये भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, झूठ ही झूठ बोलते हैं, यही सबसे बड़ा सच है। कोई भी भाजपाई आज तक सच बोलता हुआ मैंने नहीं सुना कि वो सच बोल रहा हो या उनका महिमा मंडन ना करता हो। आज तक कभी किसी हमारे नेता ने, कांग्रेस के नेता ने किसी प्रधानमंत्री का इस तरीके से महिमा मंडन नहीं किया, ना ही इतनी तस्वीरें छापी। अन्य जो आप देते हैं, बात करते हैं 25 करोड़ वर्सेस 85 करोड़ की, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इन्होंने फिर उनको धकेल दिया। ऊपर से कहते हैं कि जी हमने तो इतने लोगों को अनाज दिया, हमने ये किया। अगर आपने गरीबी की रेखा से लोगों को बाहर निकाला तो 85 करोड़ लोगों को अनाज क्यों देना पड़ रहा है? अग्निवीर योजना, हम कांग्रेस जो है और हमारा इंडिया गठबंधन, हम सब इस बार मुद्दों पर फोकस्ड थे। इन्होंने बातों को बहुत भटकाने की कोशिश की। इनके तकरीबन सभी नेताओं ने, कांग्रेस ये कर रही है, मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो है, तो इन्होंने, वैसे हम एक बात के लिए इनका शुक्रिया अदा भी जरूर करना चाहूंगी, इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को मशहूर कर दिया। कम से कम 1 करोड़ लोगों ने उसको डाउनलोड किया और 1 करोड़ लोग, मतलब आप सोच लीजिए आगे 5-6 लोगों को उन्होंने किया होगा। और इसके साथ ही लोगों ने देखा, यहां तक कि जो श्वेता सिंह और जो तिहाड़ी सुधीर चौधरी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने जब पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा तो उसमें तो मुस्लिम लीग वाली कोई बात ही नहीं है। मतलब जनता को मुद्दों से भटकाना, गुमराह करना बहुत हो गई, जनता गुमराह। अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, याद रखिएगा रमेश जी, जो भाजपा प्रवक्ता हैं, ठीक है? तो इसलिए खुशी आप मना लीजिए कि आप अभी रुझान में आगे आ रहे हैं। खुशी आपकी है थोड़े वक्त के लिए, हमारी नहीं है। आप इंतजार कीजिए,
ठीक है, हरियाणा में भी देख लीजिए, यूपी में तो बड़ा तगड़ा झटका लगना है, महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगना है, आपको कहां कहां से झटके लगने हैं अभी आप वेट कीजिए। महाराष्ट्र में तो लोगों ने यहाँ तक श्योर हैं कि वो 10 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, जहां पर आपने 48 में से 42 सीटें ली थी। तो आप सोचिए आप कहां खड़े हैं वहां पर, ये सोच लीजिए। ठीक है, राकेश जी का एक रिएक्शन इस पे ले लेते हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी जल्दी से, झूठ बोलेंगे का रुख करूंगी। इनके प्रधानमंत्री का महिमा मंडल, हाँ। इनके तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने चाइना से हारने के बाद खुद को भारत रत्न दिया। इनके दूसरे प्रधानमंत्री। चलिए एक बार रुकना चाहूंगी, बड़ी खबर आपको बता दें, अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 60,000 वोटों से महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। अमरावती से नवनीत राणा पीछे चल रहे हैं। हिसार लोकसभा सीट पर भी नजर डाल लेते हैं, यहाँ से भी रुझान सामने आया है। जानकारी मिल रही है बीजेपी के रणजीत सिंह चौटाला को 24,707 वोट मिले हैं। कांग्रेस के जयप्रकाश को 20,181 वोट अभी तक मिले हैं और बीजेपी की नैना चौटाला को 1199 वोट मिले हैं। नैलो की सुनैना चौटाला को 616 वोट मिले हैं। तो हरियाणा के हिसार सीट से ये आंकड़ा फिलहाल अभी सामने आ रहा है और हालांकि वोटों की गिनती अभी भी जारी है। और चलिए इस बीच आपको सुनवाते हैं अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी की बाइट। क्या कुछ उन्होंने कहा है इन रुझानों को लेकर, वो सुनिए। देखिए, मैं तो शुरू से पहले दिन से कहा कि जन जन ने ये चुनाव लड़ा है और रुझान भी उसी तरह से है कि इंडिया गठबंधन जो है वो जीत रहा है और जन जन पे विश्वास है और प्रयास रहेगा कि जन जन की उम्मीदों पे मैं भी खरा उतरूं। देखिए, वो तो दिखाई दे रहा था अभी 14 की वेव, 19 की वेव, अभी क्या था, अभी आपके सामने है। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम भी हुए थे उम्मीदवारों के, सत्ताधारी दल के, वो कामयाब नहीं हो पाए थे। फोटोज आपने भी देखी हैं, कितने ही कार्यक्रमों में आपने खुद जाके भी देखा हुआ है। ग्राउंड पे जो माहौल था, जन जन का क्या मन था, वो आपने भी तोला हुआ है। वो आप भी, जितना मैं जानता हूँ, आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप अभी? यहाँ तो मैं तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो है इंडिया गठबंधन। तो ये अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये जनमत में चुनाव लड़ा है और अभी भी हम 10 की 10 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राकेश जी अपनी बात पूरी करिए। जी की महिमा मंडल प्रधानमंत्री का, इनके प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिया। चाइना से युद्ध हारने के बाद खुद को भारत रत्न दे दिया। राजीव गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। अरे आप कैसी फिर करते हो हिंदू मुसलमान? आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुद चलकर ये कहा कि हिंदुस्तान के सोर्स पर जो है मुसलमानों का अधिकार पहले है। ये बातें शुरू कौन करता है? ये बातें आप शुरू करते हैं, हिंदू मुसलमान आप करते हैं। आपने देश के अंदर जब आप लोग सत्ता में आए, आप जरा देखिए आपका कार्यकाल को। हिंदू मुसलमान के शासन में हुए तो कमल जी कांग्रेस के शासन के अंदर हुए, गठबंधन की सरकार है जहां जहां थी। लेकिन राकेश शर्मा जी, इस बार के चुनाव प्रचार में जिस तरीके से पहले चरण का जब मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ, बीजेपी का चुनाव प्रचार बिल्कुल बदल गया, मुद्दों से भटक गया। कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में किया क्या? कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में हिंदू मुस्लिम यही तो किया। एंगल से डिफरेंट फोटो हैं। पूरे विश्व के प्रधानमंत्रियों ने, नेताओं की इतनी फोटो नहीं हुई होगी जितनी 10 साल में आपके पीएम मोदी ने खिंचवाई अपनी। हाँ, तो पीएम मोदी ने देश के लिए काम करते पूरे विश्व में गए। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। सोनीपत से लोकसभा सीट से इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी मिल रही है सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी 3,244 वोटों से आगे चल रहे हैं और जबकि बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली पीछे चल रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट से ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी आगे हैं और बीजेपी के मोहनलाल बड़ोली पीछे चल रहे हैं। राकेश जी, यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस के फेवर में नतीजे जाने वाले हैं। ये प्रीति जी, अभी ये रुझान है, आप आगे चलिए। ठीक है, अभी आप इसको रुझान ही मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम बाकी प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेते हैं। विनय यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता। विनय जी, रुझान सामने आ चुके हैं और हरियाणा में आपका गठबंधन है और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में ये जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
दर्शकों को, मेरे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं, आज मतगणना चल रही है, रुझान आने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कम से कम आज हमें विनम्र होना चाहिए, हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए। अभी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करने का मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। जनता का जो फैसला है कुछ ही घंटों में आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, जो अब तक रुझान आए हैं उससे ये बात तो तय है कि जो एग्जिट पोल दिखाया गया था वैसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। एग्जिट पोल सरासर गलत साबित हो रहे हैं। तो ज्यादातर एग्जिट पोल ने जो एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई थी वो यहाँ गलत साबित हो रही है। तो एक बात तो इस रुझानों से ये निकल कर आई है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप देखो कि उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, जो पूरा जो ये हिंदी भाषी बेल्ट है, नॉर्थ वेस्ट की जो पूरी बेल्ट है, इसमें बीजेपी को, एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये आपके रुझानों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए हरियाणा में, आप देख लीजिए जहां एग्जिट पोल में। चलिए एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, लाहौल स्पीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बीजेपी को झटका, निर्दलीय उम्मीदवार रामलाल मारकंडा आगे दिख रहे हैं। रामलाल मारकंडा 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर लाहौल स्पीति से। देखिए, हिमाचल में जहां 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी, वहीं 6 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव के दौरान मतगणना अब हो रही है। और इसमें जो रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को झटका लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार जो है लाहौल स्पीति से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। विनय जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, और आप देखिए जिस तरह से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ समय के लिए, मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, जी पीछे चल रहे थे, वाराणसी हो गए थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आ रही है कि ये जनता का चुनाव था, ये जनता ने लड़ा। इंडिया गठबंधन ने तो अपने मुद्दे, अपने घोषणाएं अपनी सब जनता के सामने लिखी, लेकिन जनता ने ये चुनाव लड़ा। और वो आपको दिख रहा है रुझान में भी कि किस तरह से इनके बड़े बड़े नेता भी कई सीटों पर पीछे चल रहे हैं। तो आप आगे देखिए ये, और आप देखो अमूमन ऐसा होता है कि पहले शहरी क्षेत्रों के काउंटिंग होती है, उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखना ये आंकड़ा बदलेगा। और कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन, ये हमारे नेता दावा कर रहे थे कि हम 295 प्लस रहेंगे, ये 295 300 के प्लस ही जाकर हम रुकेंगे। अब धीरे धीरे। ठीक है, हरियाणा की 10 सीटों को लेकर आपका क्या अनुमान कहता है रुझानों के आधार पर? कितनी मिल रही है सीटें इंडिया गठबंधन को? देखिए, हमें लगता है कि हम हरियाणा में 7-8 सीटें जीत जाएंगे। अभी रुझान भी कहीं ना कहीं उस तरफ संकेत कर रहे हैं और हम 7-8 सीटें जीत जाएंगे। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं, उम्मीद है सुशील गुप्ता सीट निकाल जाएंगे। और चलिए, करनाल उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। करनाल से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 5600 वोटों से नायब सिंह सैनी ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह पीछे चल रहे हैं। और फरीदाबाद की अगर बात करें तो बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह पीछे चल रही हैं। करनाल उपचुनाव से बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। विनय जी, हरियाणा में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप करके 8 सीटें निकालेंगे, लेकिन कुरुक्षेत्र को लेकर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है? सुशील गुप्ता जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं, क्या उम्मीद है सीट निकाल जाएंगे? देखिए, जब से हमारा गठबंधन अनाउंस हुआ, जब एक सीट हमारे खाते में आई, हमने तुरंत सुशील गुप्ता जी को मैदान में उतार दिया। उसके बाद हमारी जीत लगभग तय हो गई जब बीजेपी ने कोयला चोर कोयला चोर कोयला चोर, खुद जो प्रधानमंत्री बोलते थे, नवीन जिंदल जी को टिकट दे दी। क्योंकि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता नाराज हो गए कि जिसको हम कोयला चोर कहते थे, हम उसको हम कैसे वोट, उनके काम करेंगे, उनको वोट देंगे। तो कुरुक्षेत्र में हमारी जीत निश्चित है। और जहां तक फरीदाबाद का भी आपने दिखाया, मैं फरीदाबाद से आता हूं। जैसे मैंने कहा कि शुरू में शहरी क्षेत्र की जो मतगणना वो पहले होती है, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रहता है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा को वोट ज्यादा जाती है। लेकिन जैसे जैसे अब आगे के राउंड शुरू होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गिनती शुरू होगी, ग्रामीण क्षेत्रों के मशीनों की गिनती शुरू होगी, तो महेंद्र प्रताप क्या बढ़त बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मतलब क्या माना जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में महेंद्र प्रताप की अच्छी पकड़ है? क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर तो लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं और बीजेपी उनकी ही जीत का दावा कर रही है और अच्छी पकड़ भी उनकी वहां पर मानी जाती है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है?
देखिए, एक तो आपने ठीक कहा कि महेंद्र प्रताप जी की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी है। उसकी एक वजह है, एक जमाने में जब मेवला महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी, जो आज की 4 विधानसभाओं को मिलाकर थी, सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे, तो उनकी पूरी क्षेत्र में पकड़ है और उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार छवि है, बेदाग छवि है। दूसरी तरफ जो कृष्णपाल जी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत था, लोगों में नाराजगी थी, लोगों को ये लगता था कि भाई उन्होंने सबके धंधे चौपट कर दिए, किसानों को जो मुआवजा मिला वो समय पर नहीं मिला, कम मिला। और जो मझावली का पुल 2014 में तुरंत जीतने के बाद कृष्णपाल जी ने गडकरी साहब को बुलाकर एक मझावली से जो फरीदाबाद और नोएडा को कनेक्ट करता है उस पुल का उद्घाटन किया और उन्होंने ये कहा कि मैं 2019 में वोट मांगने नहीं आऊंगा अगर ये नहीं बना। आप देख लीजिए 2024 का आज मतगणना चल रही है और वो अभी कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हो, उसके घोटालेबाजों को अपने पीछे छुपाना हो, इस तरह की चीजें उनके खिलाफ जा रही है और जनता उन्हें हरा रही है। महेंद्र प्रताप जी नहीं, जनता उन्हें हराने वाली है। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी और इनेलो, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय चौधरी जी, रुझान आप देख रहे हैं, कड़ा मुकाबला तो हम सब देख रहे हैं कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में है। पहले तो एक रिएक्शन इन रुझानों पर आपका चाहूंगी और जेजेपी के लिए किस तरीके की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी, हरियाणा वासियों को नमस्कार, मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं उनको नमस्कार। मैं बड़े शिद्दत और जिम्मेवारी से यहाँ पर हांडा जी बैठी हुई हैं। एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी अजय जी आपको। बड़ी खबर, 17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जानकारी मिल रही है कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे। वाराणसी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में है तीसरी बार और चुनाव आयोग की तरफ से इस सीट को लेकर जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, 17,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अजय राय पीछे चल रहे हैं। इससे पहले जब शुरुआती रुझान आ रहे थे तो उसमें प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, लेकिन अब नया आंकड़ा, नई अपडेट सामने आ गई है। 17,000 वोटों से प्रधानमंत्री अब आगे चल रहे हैं। अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैंने हमेशा आपके टीवी पर भी डिबेट हुई, दूसरे भी डिबेट हुई, हांडा भी यहाँ पर मौजूद है। मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ एक बात को कहा कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे तौर से किसी राजनीतिक पार्टी और जनता के बीच में लड़ा जाएगा। जहां इंडिया गठबंधन था उसको जनता ने एडॉप्ट किया और उनको फेवर में वोट डालने का काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र का चुनाव था, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव था। तो इसमें ये जो चुनाव था, 2 ही धड़ों के बीच में बट करके रहा, एक इंडिया और एक एनडीए। तो एक देश का एक मतदाता इस तरह का था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनना चाहता था और दूसरा इस तरह का मतदाता तो हर कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव हराना चाहता था। और इस ध्रुवीकरण की वजह से जहां इंडिया गठबंधन है उनको फायदा हुआ और जो क्षेत्रीय दल थे, जो हमारे जैसे छोटे दल थे, उनको इस चीज का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगा। और जो न्यूज चैनल्स में, और मैं कहूं खुल करके कहूं कि जो राष्ट्रीय चैनल्स थे, उन्होंने एक अवधारणा बनाई, एक सिनेरियो सेट किया कि हरियाणा प्रदेश में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी। तो बीजेपी को हराने वाला मतदाता था वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होकर के चला गया। इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा, लेकिन हम बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि मलाल है, मगर इतना ठीक है, पॉजिटिव रहिए क्योंकि हार जीत तो होती रहती है और जीतता एक ही है। रोहतक से बड़ी खबर, दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं 40,000 वोटों से। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से आगे चल रहे हैं और बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सिरसा सीट की बात करें तो कुमारी शैलजा यहाँ से आगे चल रही हैं। हालांकि ये 2 सीटें तो कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट में भी कांग्रेस के पास जाती हुई दिख रही थी। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर यहाँ से पीछे चल रहे हैं और रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। अजय जी, ठीक है, उम्मीद अभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि जीतता एक ही है। और हाँ जी, अजय जी बोलिए। मैं अपनी बात कंक्लूड करता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जो नतीजे हैं और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो जनादेश जिस तरह का देने जा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं तो कहूंगा कि मलाल है, लेकिन इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है कि हम हार करके भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है।
ठीक है। अच्छा, एक और रिएक्शन आपको मैं यहाँ लेना चाहूंगी। जो रुझान आ रहे हैं जिसमें हरियाणा में इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है, तो क्या आप इसके फेवर में हैं? जी, मैं निश्चित रूप से आपको अभी बता रहा था कि जो ध्रुवीकरण हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के पक्ष में नहीं हुआ, ना हुड्डा जी के क्योंकि पक्ष में सहयोगी हुआ। आप बीजेपी के साथ रहे और अब इंडिया गठबंधन की जीत पर खुश हो रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे ये। नहीं, मैं खुश नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि तो जिस तरह के हालात देश में डिबेट्स के माध्यम से कहा कि जिस तरह के हालात थे, जो के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, हथियाया जा रहा था, और जो कांग्रेस ने एक बात कही कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो लोगों ने अडॉप्ट कर दिया। लोगों ने उस बात को सच्चाई मान करके जिस तरह से इन्होंने प्रचार किया, इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट डालने का। लेकिन जिस तरीके से नैना चौटाला को वोट अभी मिले हैं, बहुत कम वोट उन्हें मिले हैं, तो क्या लग रहा है कि उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी क्या इस बार? जेजेपी प्रत्याशी की मैं बात कर रही हूँ, अजय जी। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, ओंकार जी का रुक कर लेते हैं, हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी, आपका एक रिएक्शन इन रुझानों को लेकर, और क्या लगता है इनेलो को लेकर क्या संभावनाएं हैं? कुरुक्षेत्र से इनेलो सीट निकाल पाएगी? इसका जवाब मैं लूंगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, हिसार सीट से बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के जेपी ने चुनाव में बढ़त बना ली है। जयप्रकाश 600 वोटों से आगे हो गए हैं। हिसार सीट पर बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला पीछे हो गए, जो इससे पहले आगे चल रहे थे। अब कांग्रेस के जयप्रकाश ने बढ़त बनाई है और 600 वोटों से आगे चल रहे हैं। ओंकार जी, पहला तो एक इन रुझानों पर एक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगी जी। प्रीति जी, देश ही नहीं प्रदेश में भी इस वक्त दो तरह की वोट डिवाइड हो गई थी। ये चुनाव जनता लड़ रही है एंटी इनकम्बेंसी के लिए, जनता लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए पिछले सालों में किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिससे जनता रुष्ट है। और मैंने पहली बार देखा इस चुनाव में विपक्ष ने कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की, जनता खुद लड़ रही है विपक्ष का चुनाव। और विपक्ष का मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, विपक्ष का मतलब है मोदी वर्सेस एंटी मोदी। जहां पर मोदी को लोग चाहते हैं वहां बीजेपी आ जाएगी, और जहां मोदी के खिलाफ वोट कर रहे हैं जनता, वहां बीजेपी के खिलाफ वो व्यक्ति जीतेगा, वो पक्ष जीतेगा जो मजबूत होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये चुनाव देश की दो पार्टियों के बीच में मुख्य रूप से रह गया, एनडीए और इंडिया। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है, जनता ने, क्योंकि क्षेत्रीय दल का कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होता, इसलिए जनता ने क्षेत्रीय दल की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दल का महत्व खत्म हो जाएगा। क्षेत्रीय दल का महत्व मुख्य तौर पर विधानसभा के प्रदेशों में तो जहां क्षेत्रीय दल अच्छी स्थिति में, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। कुरुक्षेत्र से आपके खुद की पार्टी के अभय चौटाला हैं, हिसार से हैं, अब सबसे कम पीछे चल रहे हैं, सबसे कम वोट मिले हैं इन्हें। उत्तराखंड से बड़ी खबर, उत्तराखंड में बीजेपी 5 की 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। उत्तराखंड में बीजेपी सभी सीटों पर आगे चल रही है। 5 की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि 2019 की तरह एक बार फिर से बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है, सुथरा साफ होने वाला है बाकी पार्टियों का उत्तराखंड में। ओंकार जी, लेकिन प्रदेश में तो क्षेत्रीय पार्टी लड़ रही है ना। आपकी ही पार्टी के कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला मैदान में है, सुनैना चौटाला मैदान में है। देखिए प्रीति जी, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला जी ने बहुत बढ़िया तरीके से, संगठित तरीके से चुनाव लड़ा है। अब जनता इसको किस तरह से लेती है, जनता ने जो परिणाम देना हम उसको सिर माथे पर स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस बार प्रदेश में और देश में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। वो एंटी इनकम्बेंसी कितने वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, कितने रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाएगी, ये देखने की बात है। अभी शुरुआती रुझान है, और जहां तक मेरे को लगता है इस बार बीजेपी को वो चीज प्राप्त होने वाली नहीं है जो बीजेपी उम्मीद करके बैठी है। 400 पार का नारा तो जरूर बनाया गया था, लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी नहीं है। जनता में एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी के विरोध में वोट डल रही है। राकेश जी, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी ही एक फैक्टर रहा? इस वजह से
जो है इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया और रुझान में भी दिख रहा है? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अभी ये शुरुआती रुझान है, है, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी और वही बात है, फिर वो कमल जी कहेंगे कि आप बार बार ये कह रहे हैं भाई हमें खुश होने का समय, तो अभी तो इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआती रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जो नारा दिया गया था 400 पार 400 और पार, पार्टी अपने एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो उससे भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा उत्साहित थे, उस तरीके की तस्वीर तो नहीं दिख रही है इस बार। सरकार बनाने का तो दावा आप कर रहे हैं, लेकिन जो 400 पार का नारा दिया गया था, और थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआती रुझान 10-10:30 बजे। लेकिन अब इन रुझानों के आधार पर क्या 400 पार कर रहे हैं? हाँ, जहाँ निश्चित तौर पे करेंगे। अब भी लग रहा है कि बीजेपी 400 पार करेगी? जी जी जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमको इनकी तरह थोड़ी है कि सिद्धू मूसेवाला ने 295 कहा था, हमने 295 कह दिया। आपने तो 400, उन्होंने तो फिर भी सोच समझ के बैठक करके से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी सीटें कितनी आ रही हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला 295। अरे आप इतने नहीं, तो उन्होंने तो ये भी कहा ना कि हम तो हवाई बातें नहीं करते हैं बीजेपी की तरह, हम एक्चुअल फैक्ट पर बात करते हैं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी गिनती शुरू हुई है, शुरुआती दौर है। अभी आप देखना आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की पराकाष्ठा की है, जनता जनार्दन है, अभी धीरे धीरे आने रिजल्ट देखिए। अब इनको थोड़ा तो, वही प्रीति जी वही बात है, मैं बार बार वही कहूंगा कि थोड़ा तो खुश होने दीजिए इनको भी अधिकार है। अभी समय आएगा, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में अभी ईवीएम पे आएगा सारा मामला। जिस प्रकार से इन्होंने एग्जिट पोल को भी वो किया, इन्होंने कमल जी ने तो एक डिबेट में। ठीक है, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सहारनपुर में इमरान मसूद 31,747 वोटों से आगे चल रहे हैं। अम्बेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 10,865 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, 18,480 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाराबंकी में गठबंधन के तनुज पुनिया 16,950 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के राम भुआल 6,663 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। कमल जी यहाँ पर गर्दन हिला रही थी जब आप कह रहे थे 400 का आंकड़ा हम पार करेंगे। कमल जी अब कुछ बताना भी चाह रही हैं, बताएं जरा। अभी भी बीजेपी को ये उम्मीदें हैं, जो रुझान है उसके आधार पर, कि अभी भी इंतजार करिए, वो 400 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के गाने पर कर दिया, इसको लेकर भी हमला बोल रहे हैं। देखिए, हमला बोलना, कटाक्ष करना कांग्रेस पर, ये इनका जिसे कहते हैं ना, इनकी आदत बनी हुई है। उसके बिना कांग्रेस या राहुल जी पर कटाक्ष करे बिना इनका वाकई पूरा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि एग्जिट पोल जो थे, जो 400 पार बता रहे थे, 370 से लेकर 401 तक भी बता रहे थे, देवर पेड एग्जिट पोल्स, देवर मोदी पोल्स। वो एक्चुअल धरातल पर जिसे कहते हैं ना, अच्छे से बहुत सारे लोगों से बात नहीं की गई। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने, अजय जी ने कहा कि वोट इस बात पर पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था। क्यों अजय जी, आप ही बता दीजिए, क्या संविधान खतरे में नहीं था? लोकतंत्र खतरे में नहीं था? आप मुझे बताइएगा जरा। खतरे में था, लोगों ने महसूस किया। हमारी कांग्रेस ने ये बात जन जन तक पहुंचाई कि अब की बार यहाँ करो या मरो वाली बात है, इसके बाद चुनाव नहीं होने देंगे। और ये इन्होंने कहा, इनके कई मंत्रियों ने कहा संविधान हम बदल देंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो संविधान खतरे में है, क्योंकि उन्होंने कहा संविधान हम फाड़ देंगे, नया बनाएंगे, मनुस्मृति हम ले आएंगे। और दूसरी बात मैं इन के प्रवक्ता को कहूंगी कि ओंकार सिंह जी, ठीक है, आपको नहीं वोट मिले हैं, जो कुछ भी है, लेकिन आपको ये बात कहने का अधिकार नहीं है कि विपक्ष ने जो है मेहनत नहीं की। ये हम जानते हैं, हमारा कार्यकर्ता जानता है हमने कितनी मेहनत करी, और 2.5 साल से हम लोग इस काम पर लगे हुए थे। दूसरी एक बात इनके कार्यकर्ता की मैं कहूंगी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इस बार तो इनका आरएसएस के जो है कार्यकर्ता भी साथ में नहीं थे। नागपुर में 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री रुके और आरएसएस के सुप्रीमो को कहा कि देखो जी कुछ करो, हम निपटे तो आप भी निपट जाएंगे, देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। नागपुर में पहली बार एक रात रुके,
और भाषा की मर्यादा तो खैर आपने कहीं रखी नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आप झूठ पर झूठ बोलेंगे, उसको ढकेंगे, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि जन जन तक वो बात पहुंच चुकी है। ठीक है, आप मुजरे ये वाली कहना बात चाह रही हैं कि बीजेपी को इस बार आरएसएस का सहारा भी नहीं मिला? नहीं मिला जी, इस बार आरएसएस का सहारा नहीं मिला इनको, और इनके वोटर भी नहीं निकले। और ये जो हमें कहते हैं हम जाति पर वोट मांगते हैं, ये तो कहते हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अरे 80-20 तो आपके वो योगी जी खुला करते हैं, पूरे देश में वो बात फैली हुई है। और प्रधानमंत्री जी एक दिन शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई है, मुझे लगता है उनकी भी। एक दिन कहते हैं, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे कि जी अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन के लिए आई एम नॉट फिट फॉर पब्लिक लाइफ। नेक्स्ट डे अगेन ही स्टार्टेड हिंदू मुसलमान की, जी मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को जो है कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन कर दे देगी, ये करेगी, वो करेगी, वोटों के लिए मुजरा करेगी। अरे भाई, अभी तक तो हमने दिए नहीं थे मंगलसूत्र। वैसे आपने मंगलसूत्र खरीदने लायक छोड़ा भी नहीं। सोना हम 26,000 पे पर 10 ग्राम्स पर छोड़कर गए थे, आज 73,000 पर है। क्यों है? हर चीज पे आपने, क्योंकि हर चीज पे झूठ बोला। जनता लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत भी थी। हमने भी जन जन में अपनी बात फैलाई हमने कि हाँ, ये सरकार धोखेबाज है, झूठी है। 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर आई थी, 15 लाख हर किसी के खाते में। किसानों की आय दुगनी, अग्निवीर योजना से इन्होंने 1.5 लाख युवकों का इन्होंने भविष्य तबाह कर दिया। पेपर लीक करके इन्होंने क्या काम नहीं किए। पहलवान बेटियों को रौंदा गया, पीटा गया। मणिपुर में तो खैर लड़ने ही नहीं गए, वहां पर तो जल रहा है अभी भी मणिपुर। हमारी सरकार वहां जाएगी तो वहां पर शांति, सुख शांति, वहां पर अमन कायम करेगी। राकेश जी, क्योंकि वहां की ठीक है राकेश जी, क्या लगता महिलाओं है के भी धुर इस विरोधी बार है। इंडिया गठबंधन को जो ये एक जनमत मिनट, का एक मिनट, प्यार पहले- मिल रहा पहले- है, क्या ये प्रीति जी, आपका पहले मैं- अपने मुद्दों से भटकाव का कारण रहा? क्या आपने अपने मुद्दों पर बात ना करके कांग्रेस के मैनिफेस्टो को जिस तरीके से जनता के सामने रखा, कहीं ना कहीं आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया? प्रीति जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले इन्होंने जो कहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक रात वहां रुके, ना मीडिया को पता है, ना हमें पता है, कमल जी को पता नहीं कहां से सूचना मिली है। और दूसरा ये कह रहे कि हमारे मैनिफेस्टो पर, आपने जिस प्रकार से आपके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी के जो गुरु हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने ये कहा कि हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम एक एक व्यक्ति की जानकारी जुटा रहे हैं। किसकी संपत्ति का बंटवारा करोगे? जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा के मेहनत करके अपनी संपत्ति खड़ी करी है, उन संपत्ति को आप अलगाववादियों को देना चाहते हो। आप जो रोहिंग्या देश में आ रहे हैं, बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, उनको देना चाहते हो। जितने आपके कार्यकाल में जितने बाहर के लोगों को आपने बचाने का काम किया है, क्या उस अब संपत्ति भी को आप उसको वही देना कर रहे चाहते हैं, हो? अब भी आप जिसने- कांग्रेस के नहीं, मैनिफेस्टो पर प्रीति ही जी, बात मैं कर नहीं रहे कर हैं। रहा। आप अपने मैं इनकी मैनिफेस्टो बात पर का क्यों नहीं जवाब दे बात रहा हूं। करते हैं? आप मैं अपने इनकी किए बात- कामों पर क्यों नहीं बात करते हैं? ठीक है, एक बड़ी खबर पहले हम दर्शकों को बता दें। फरीदाबाद में कम हुआ है वोटों का अंतर, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 8,255 वोटों से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के महेंद्र प्रताप फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। गुरुग्राम में भी वोटों का अंतर कम हो गया है और जानकारी ये आ रही है कि 36,647 वोटों से राज बब्बर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। राकेश जी, अब भी आप वही बात कर रहे हैं, आप अपने मुद्दों से गौन हो रहे हैं, इस वजह से ये इस बार के रुझान इन है। बातों की शुरुआत किसने की है? अभी भी, अब कोई चुनाव नहीं चल रहा, आज रिजल्ट का दिन है। इन बातों की शुरुआत किसने की? अगर वो बात कर रही है तो उसका जवाब तो देना ना। अब आप जवाब भी नहीं देने देंगे क्या? नहीं, जवाब दीजिए, मैंने आपको कहा रोका है। प्रधानमंत्री जी की बात इन्होंने की कि वह नागपुर गए मुख्यालय पर। अरे इनको कहां से जानकारी मिल गई? सर, हरियाणा तो हमारे संगठन में हरियाणा क्या में है? जब हम बीजेपी करेंगे, ये करेंगे। हरियाणा में और जब दूसरी बीजेपी बात को कर रहा हूं इंटरनल मैं। रिपोर्ट मिली थी ना सर, उस वक्त आरएसएस का सहारा लिया मांगा गया था कि जिस तरीके से रिपोर्ट मिल रही थी उसके आधार पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो एक्टिव हुए थे, वो एक्टिव हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। कर रही हैं, ये बेबुनियाद बात कर रही हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ने 100 गुना तरक्की की है। आज देश एक दिन में 100 किलोमीटर सड़क बनाने वाला देश, हाईवे बनाने वाला देश भारत है। चंद्रयान के उत्तरी ध्रुव आज देश के अंदर 70 वर्षों में। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर रुझानों में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को 36, समाजवादी पार्टी को 33 सीटें अभी फिलहाल मिल रही हैं, बढ़त दिख रही है इतनी सीटों पर दोनों दलों को।
तो रुझानों में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, 80 सीटें हैं और बीजेपी को 36 मिलती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 33 सीटें मिल रही हैं अभी रुझानों के हिसाब से। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो यूपी में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। विनय यादव, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा चुनाव प्रचार सभी दलों का, और क्या लगता है क्या बीजेपी ने अपने मुद्दों पर बात करने की वजह इंडिया गठबंधन को ज़्यादा तवज्जो दी, उनको ज़्यादा घेरा, इस वजह से इस तरीके का ये रुझान सामने आ रहा है और जनमत का प्यार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है? ये मुझे थोड़ा सा यहाँ समय दीजिएगा आप अगर 2014 से इस कहानी को शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इस तरह के बातें करके वो सामने आए। सिंगापुर की फोटो उन्होंने गुजरात की दिखाई, तो कहीं ना कहीं सपने दिखाने का काम किया, झूठे सपने दिखाने का काम किया, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा था, जनता बदलाव चाहती थी और एक वो इतने सालों 30 साल के बाद एक बहुमत की सरकार देश को मिली। उसके बाद आप देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मझावली पुल का उदाहरण दिया, उसी तरह आप 2014 के इनके सारे वादे उठा लीजिए, क्योंकि ये अपने मैनिफेस्टो पे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इनके पुराने वादे पूरे नहीं हुए। एक वादा गिनवा देता हूँ, क्योंकि हम पूरे अब तक जो भी हम बहस करते आए हैं, हमने बहुत इसे बात की है। आज मतगणना का दिन है, ये बात करने का समय नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे साथी प्रवक्ता ये बात कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। पहले 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, पहले 20 में फरीदाबाद था, आप आइए यहाँ एक कार्यक्रम कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ गली गली में कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह इनके सारे वादे फेल हो गए। 2019 का चुनाव आता है, पुलवामा हो जाता है, आज तक पता नहीं चला वो आरटीएस कहां से आया, लेकिन पुलवामा की लहर पर फिर से चुनाव जीता है। अब ये चुनाव जीत और प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। लेकिन प्रीति जी ये बताइए कि देश को मिला क्या? क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में 1 पैसे की राहत मिली? क्या किसान की आय दुगनी हुई? क्या रोजगार मिले? क्या महंगाई? ठीक है, एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को हम बता दें, फरीदाबाद में वोटों का मार्जिन जो है वो कम हो गया, वोटों का अंतर कम हो गया है। 8,255 वोटों से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के महेंद्र प्रताप पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर हम विनय जी एक बार रोकना चाहूंगी और गुरुग्राम से जो जेजेपी के उम्मीदवार हैं राहुल यादव फाजिलपुरिया, उनसे हमारे संवाददाता सूरज दोहन ने खास बातचीत की है नतीजों के मौके पर। क्या कुछ उनका कहना है, पहले वो सुनिए। मतगणना शुरू हो चुकी है और इसके बीच में जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राहुल फाजिलपुरिया पर पहुंचे हैं यहाँ पर काउंटिंग का जायजा लेने के लिए। क्या लगता है आज यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है जी, किस तरह का दिख रहा है आपके मन में? क्या कुछ हमारा रिजल्ट तो डे फर्स्ट ही आ चुका है, हमें इतने लोगों का प्यार मिला, नया परिवार जुड़ा, नई ऊर्जा मिली, हमारे हौसले बुलंद रखे। जो बदलाव की लड़ाई में हम निकले थे, आज उनकी गिनती है कितने लोग हमारे साथ। और मैं तो कहूंगा कि हमारी जीत तो उसी दिन होगी जब आशीर्वाद मिलने लगा। राहुल भाई साहब, आप लगातार जनता के बीच में गए थे और प्रचार के दौरान आप जनता से रूबरू हुए थे, समस्याओं से रूबरू हुए थे, तो क्या लगता है आज का दिन अहम माना जा रहा है? मैं कहूंगा कि देखो, आज का दिन अहम है और हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जिन समस्याओं पे हम बोल रहे थे, जिन पे हम खड़े हुए थे, उन पे हम अटल रहेंगे। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन जो समस्याओं की बातचीत थी उनके ऊपर उतने ही अटल रहेंगे जितने कि हम पहले थे, जितने हम बातों से कही। और जिस स्कूल की बात रही, जो चिकित्सा की बात रही हो, चाहे रही हो रोजगार की, कैंडिडेट चाहे कोई भी आए, हम आए तो हम उनको पहली कलम में सुलझाने का काम करेंगे, और भी कोई आया तो उनसे भी सुलझवाने का काम करेंगे। अब ऐसा काम करेंगे। काफी बदलाव की आपने बातें की है, जनता के बीच में गए हैं और कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है कि जीत का सेहरा किसके सिर पर होगा, इसके बारे में क्या करें? देखो, जीत का सेहरा तो मैं कहूँगा कि पब्लिक का दिल किसने जीता है। वोटों का तो आकलन चलो अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक के दिल साथ में किसने जीता है? हमने तो पब्लिक का दिल जीता है, उन्हें आशीर्वाद मिला है, बड़े बुजुर्ग मिले, हमारे माँ बाप आज स्वर्ग में है, लेकिन मैं कहूँगा कि हजारों की तादाद में मेरे नए माँ बाप मिले जिन्होंने आशीर्वाद दिया, तो अभी तो हम खड़े हैं। अभी तक रुझानों में काफी पीछे आप चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? रुझानों देखो, ये आगे पीछे की दौड़ चलती रहती है। जब दौड़ मारते हैं तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन मैं तो अपने आप को सबसे आगे मान रहा हूँ। जिस दिन हम निकले थे उस दिन हम दौड़ में सबसे पीछे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते हम आज दौड़ में आए, फिर दौड़ में आगे निकले, लोगों के दिल तक पहुंचे, तो मेरी तो जीत है।
क्या जनता के बीच में हमेशा ही आय जाई बनी रहेगी आपकी? पहले भी बनी रही और आगे अब ज्यादा बनी रहेगी। मैं कहूँगा कि पहले के गांव को हंड के प्यार मिलता था, गांव को हंड के आसपास के लोग थे, मेरे गांव के और आसपास के 10 गांव के। अब तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा परिवार बड़ा हो गया, गांव और जुड़ गए, 12 से ज्यादा गांव का मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लोगों का प्यार मिला है, तो अब तो आना जाना और बढ़ने वाला है। देखिए बिल्कुल ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राहुल फाजिलपुरिया, और यहाँ मतगणना के दौरान यहाँ पर जो केंद्र बनाए गए हैं उसका जायजा लेके नहीं पहुंचे थे। राहुल फाजिलपुरिया काफी रुझानों में चौथे नंबर पर यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना यह कि जनता के बीच में है और जनता के बीच में रहकर मैं सेवा करूंगा और हार जीत होती रहती है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं सूरजवर, खबर फास्ट, गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम से जेजेपी के प्रत्याशी फाजिलपुरिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जनमत भले ही ना मिल रहा हो लेकिन जनता का प्यार ज़रूर मिला है, जनता के दिलों तक हम ज़रूर पहुंचे हैं और रेस में थे, रेस में है, हालांकि भले ही टॉप पर नहीं है लेकिन रेस में ज़रूर है। विनय जी आपके पास आना चाहूँगी, अपनी बात पूरी कीजिए। फिर आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे मुझे बाद में समय ना दीजिएगा लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए जिस तरह से भाजपा ने किया, ठीक है, कोई वादे पूरे नहीं किए, विकास नहीं किया, लेकिन देश के लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं से जिस तरह इन्होंने खेला है, चाहे गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार में नीतीश कुमार जी को इधर से उधर पलटी मारना हो, जिस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त करके अलग अलग राज्यों में सरकार गिराने का काम किया। आप याद कीजिए चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जिस तरह से वोटों की चोरी खुलेआम की गई, डाका डाला गया, तो लोकतंत्र पर जिस तरह से ये हमला कर रहे थे और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे थे, तो इनके पास आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली मौजूद है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। सर, जब टिकट्स बांटे गए उस दौरान कहा गया कि इस बार जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है वो काफी अच्छा हुआ, और अभी जो सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने चरणों के काउंटिंग हो चुके हैं, उसमें कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? जब कैंडिडेट अच्छे हैं तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और निश्चित तौर से हमें पूरा उम्मीद है कि 10 में से 8 सीटें जो इंडिया गठबंधन लेगा। अच्छा, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां पे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, और जिस तरीके से उन्होंने दावा भी किया था कि उस सीट पर उनकी काफी ज्यादा पकड़ है और वो चुनाव भी जीतेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया गठबंधन में एक सीट तो है आम आदमी पार्टी की, बाकी तो कांग्रेस की है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमें पूरा भरोसा है कि हम 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन कम से कम जीतेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरीके का अभी नतीजा आ रहा है और क्योंकि लगातार ये डर सता रहा था, आप लोगों ने भी हर बूथ पर लॉयर्स की नियुक्ति की कि वहां पर पारदर्शी तरीके से काउंटिंग हो पाए, इसकी देखरेख की जाए, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जो ब्लॉक पर बूथ पर मौजूद हैं? नहीं, हमने सभी कार्यकर्ताओं की अपनी ड्यूटी लगा रखी है और अपना वार रूम चंडीगढ़ में भी काम कर रहा है, दिल्ली में भी काम कर रहा है, AICC का अलग से है, हमारे सारे जो लीगल टीम है वो लगी हुई है, हमारे स्पोक पर्सन है वो सारे पूरी तरह से लगे हुए हैं सभी जगह और पूरी तरह से अलर्ट हैं। किसी भी तरह का हमें भरोसा है कि इस बार हरियाणा में पूरा ये प्रयास रहेगा कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। अच्छा, एक सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, रोहतक की सीट, जहां से खुद दीपेंद्र हुड्डा कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है मार्जिन कितनी बड़ी रहेगी, कितनी बड़ी विक्ट्री होगी? नहीं, हमारी अच्छी सीटें निकलेंगी और दीपेंद्र जी का तो पहले से ही था, कम से कम 2 लाख वोटों से वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है और अभी जो नतीजे सामने आए हैं वो भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट। तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को आप सुन रहे थे और अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं। 8 सीटें लगभग कांग्रेस ये मान के चल रही है कि हरियाणा में मिलने वाली है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेहमानों का। विनय जी अपनी बात पूरी करिए। जी, तो मैंने अब तक कहा कि जिस तरह इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया 10 साल के अंदर, दूसरा जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया और तो और हद पार कर दी, जब ठीक चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया ताकि वो प्रचार न कर सकें। धन्यवाद है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने प्रचार करने के लिए समय दिया। और एक नकली राष्ट्रवाद, देखिए चाहे वो किसान धरने पर बैठे हों तो उसमें खालिस्तान, पाकिस्तान वो एंगल वहां पर घुसा देना, उसके बाद चाहे वो महिला पहलवान हो उनके लिए भी इस तरह की बातें करना,
यानी कि लोकतंत्र में जनता जो है वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकती, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम किया, और वही इसीलिए जनता ने इस बार चुनाव जो है इनके खिलाफ लड़ा। मेहनत इंडिया गठबंधन ने की। मैं सलाम करता हूँ इंडिया गठबंधन के नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, अखिलेश यादव हो, सभी नेताओं ने जिस तरह से मुद्दों पर डटे रहे और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, वो मुद्दों से भटकर नहीं। और मैं देखिए प्रीति जी, इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं हमेशा गर्व करूंगा निजी तौर पर कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया कि हमें शर्म आएगी आने वाले समय में कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के बयानबाजी उन्होंने की और वो अपने स्तर से गिर गए। ठीक है, अजय का रुख कर लेते हैं, समय की कमी है इसलिए उनका भी रिएक्शन। फाजिल पुरिया को भी आपने सुना कि जनमत भले ही ना मिल रहा हो लेकिन जनता के दिलों तक पहुंचे हैं। कितने नंबर पर रहेगी? क्योंकि पहले पे तो यहाँ पर जिस तरीके से बाकी दल हैं, जेजेपी को कौन से नंबर पर मानते हैं इस बार? तीसरे पे या आखिरी में? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आप जेजेपी को इतना भी कमजोर ना आंकें कि जेजेपी आखिर में रहेगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा शायद तीसरे नंबर पर हम रहेंगे, और हमारे जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के और बड़ी मेहनत की, और नतीजा जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे वो। ठीक है, एक बड़ी खबर करनाल से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। करनाल से जानकारी मिल रही है कि मनोहर लाल 25,795 वोटों से आगे चल रहे हैं, और मनोहर लाल को करीब 1,21,042 वोट अभी तक मिले हैं। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा को 95,247 वोट मिले हैं। तो करनाल सीट से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन ओंकार जी आपका, क्या इनेलो उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो रही है इस बार? बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं सारे बड़बोलेपन और झूठ के माहिर हैं। ये भी नहीं देख रहे कि जनता का जो रुख है। लेकिन ओंकार जी, आपके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव आपका अस्तित्व तय करने वाला है। प्रीति जी, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव ये भी है, चुनाव विधानसभा का भी आएगा। ये चुनाव मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये चुनाव दो हिस्सों में बंटकर रह गया। एक वो लोग जो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ वो लोग जो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते थे। इस चुनाव में जो क्षेत्रीय दल है उनको ज्यादा अंश नहीं मिला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। विधानसभा का चुनाव असली चुनाव है देश का, वो तय करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ठीक है कमल जी, ठीक है कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं, आखिरी रिएक्शन होगा कमल जी। मैं भाजपा के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि मुझे कहाँ से खबर मिल गई कि प्रधानमंत्री नागपुर में रुके थे, तो क्या नागपुर में रुकना गुनाह है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए, कोई गलत काम कर दिया क्या? अगर वो गए तो वो अपने मतलब से ही थे। पहली बात, कैसे खदेड़े गए आपके प्रत्याशी? ठीक है, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर रुझानों के तहत हालांकि बढ़त तो एनडीए को मिल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कांटे की टक्कर इस बार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर की संभावना रुझानों के हिसाब से दिख रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, 50-50 मुकाबला लग रहा है, क्योंकि रुझान है। नतीजे दोपहर तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी और रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। तो आज फैसला होगा और कुछ घंटे में फैसला हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, करनाल उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और अपडेट ये मिल रही है कि सीएम नायब सिंह सैनी को 21,860 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह को 12,167 वोट मिले हैं। सीएम नायब सिंह सैनी 9,693 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। ये हरियाणा से बड़ी खबर, 77,440 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी अरविंद शर्मा पीछे चल रहे हैं। देखिए, पिछली बार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था, 7500 वोटों का मार्जिन था पिछली बार। दीपेंद्र हुड्डा हारे थे अरविंद शर्मा से, लेकिन इस बार यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के पाले में ये सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी की भी इंटरनल रिपोर्ट सामने आई थी और कांग्रेस की भी, दोनों ही इंटरनल रिपोर्ट में जो है ये सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही थी।